ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन विद क्लास 9th। तो आज क्या करेंगे, सबसे पहले सब लोग क्या करते हैं, डाउट्स को लेते हैं, एक एक करके डाउट्स क्लियर करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास डाउट्स के तौर पे आए थे। हमारा फ़ोन किधर है? ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 क्वेश्चन इज, कैन चिली अंडर द पिनोचेट्स रूल इज कॉल्ड अ डेमोक्रेसी? सपोर्ट योर आंसर विथ 3 आर्ग्यूमेंट्स। लुक, यू कैन से जनरल पिनोशेट, है ना। अगर आपने पढ़ा हो द चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, तो उसमें आपको एक केस स्टडी मिलेगा एनसीईआरटी की तरफ से। देयर यू विल गेट अ इंफॉर्मेशन अबाउट जनरल पिनोशेट। जनरल पिनोशेट वाज अ मिलिट्री जनरल। ध्यान से सुन लो, कोई बात नहीं, सुन के याद हो जाएगा। सो ही वॉज अ मिलिट्री आर्मी जनरल। अब उसने क्या किया था, लाइक द जनरल परवेज मुशर्रफ विच ही डिड इन पाकिस्तान, जैसा उन्होंने पाकिस्तान में किया कि बाय द हेल्प ऑफ मिलिट्री कूप, बाय द हेल्प ऑफ मिलिट्री कूप, यानी कि अपनी फौज की मदद से उन्होंने पूरे चिली के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। चिली इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री। तो चिली पे अपना कब्जा स्टैब्लिश कर लिया, अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया। धन्यवाद। सो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डू दिस कॉल्ड अ डेमोक्रेसी? नो, इट इज़ नॉट कॉल्ड अ डेमोक्रेसी बिकॉज here General Pinochet by the help of the military coup established his rule, his power forcefully, मतलब जबरदस्ती, ठीक है। वो he was not elected by the people because what is democracy, where people, the representatives are elected by the public voting, ठीक है। तो वो वैसी सरकार नहीं थी, इसीलिए हम उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे। क्लियर है बात? हाँ, क्या बोलेंगे फिर? तो इट इज़ अ टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप, ऐसा कह सकते हैं, तानाशाही। क्लियर है बात बाबू? मिलिट्री रूल, या यू कैन से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्टिंग्विश बिटवीन पिनोचेट्स रूल इन चिली एंड द कम्युनिस्ट रूल इन पोलैंड। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये अब आ गया आपके सामने कि जो पिनोचेट है, पिनोचेट, इसका जो चिली में जो इसका रूल था उसको आप वर्सेस पोलैंड के कम्युनिस्ट रूल को, पोलैंड के कम्युनिस्ट रूल के साथ कंपेयर करके बताइए। ध्यान दीजिएगा, दोनों की सिमिलैरिटी बताऊंगा, दोनों की डिससिमिलैरिटी बताऊंगा। ध्यान देना। पिनोचेट्स रूल इज कंप्लीटली नॉन डेमोक्रेटिक रूल। It's a completely non-democratic rule. Why? Because they are not elected. They are non-elected या not elected people. Done? ये लोग चुने हुए तो थे ही नहीं. But Poland's communist rule is somehow partial democratic. Partial democratic. ये भी proper democracy नहीं है, लेकिन हाँ partial democracy है। कैसे है? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पार्टी है, यहाँ पे एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है। इस पार्टी के अंदर लोग आए और लोग खड़े हुए, चुनाव हुआ, चुन के आए। फिर आप कहेंगे कि जब सर चुनाव हुआ, लोग खड़े हुए, चुन के आए, तो आपने यहाँ पार्शियल डेमोक्रेसी क्यों लिखा? क्योंकि ऐसा समझो कि अगर आप एक होटल में गए और आपको मम्मी ने बोला कि बाबू क्या खाओगे, पनीर दो प्याजा या कढ़ाई पनीर? अब जरा मुझे बताइए कि पनीर दो प्याजा और कढ़ाई पनीर में क्या अंतर? पनीर हांडी और पनीर कढ़ाई, आपके पास 2 ऑप्शन मिला, पनीर हांडी, पनीर कढ़ाई। अंतर क्या है? कुछ है क्या? क्या ये मालिक, टेस्ट में कोई अंतर होगा? हाँ, बहुत कम रेयर, पनीर ना मिलना है दोनों में यार। लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिले पनीर चिल्ली या चिकन चिल्ली, इसको बोलेंगे रियल डेमोक्रेसी, जहां आपको अंतर ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, आपके सामने आपके पापा मम्मी पूरा कार्ड है, मेनू रख दे कि बाबू देख लो जो खाना है, तो आप कहेंगे कंप्लीट डेमोक्रेसी, पूरी आज़ादी मिल गई, जो आइटम चाहिए स्टार्टर से लेके मेन कोर्स और डेजर्ट तक का प्लान कर लिए। क्लियर है?
या आप जाओ और जाते ही पापा बोले कि एक काम कीजिए, एक प्लेट दाल तड़का मार के 4 गो रोटी ले आइए, तो आप कहते कि ऐसे अच्छा घर ही पर रोटी भुजिया बनवा लेते, काहे ले आए यहाँ पे तड़का खिलाने के लिए, नाम के लिए होटल आए हैं, खा तड़के रहे हैं। ऐसा ही बात है पोलैंड का, चूंकि सिंगल पार्टी है, इट्स अ सिंगल पार्टी सिस्टम, तो चुनाव तो होता है लेकिन काम का नहीं चुनाव होता है, बिकॉज जो भी बातें होती है वो फोर्सफुल होती हैं। मेरी बात समझ रहे हो? एक ही नेता होगा, वो नेता जो चाहेगा वही करेगा। सो दोनों में सिमिलैरिटी क्या हो जाएगी? इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द सिंगल पार्टी सिस्टम। सिंगल पार्टी सिस्टम होने की वजह से ये भी क्या है, एक टाइप का डिक्टेटरशिप ही है। क्लियर हो गई बात मेरी? अगर पूरे भारत में केवल बीजेपी पार्टी ही रहे तो जरा, या केवल कांग्रेस ही रहे तो जरा इमेजिन कीजिए, केवल कांग्रेस रहे तो कुछ भी हो, आपके पास कोई ऑप्शन तो बचेगा नहीं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो करेंगे वही होगा। तो होने को तो चुनाव हो रहा है लेकिन है तो डिक्टेटरशिप ही। तो दिस इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ, कि यहाँ सीधे डिक्टेटरशिप है, यहाँ घुमा के डिक्टेटरशिप है। मतलब एक वो कान सीधे पकड़ रहा है, दूसरा घुमा के पकड़ रहा है, लेकिन पकड़ दोनों काने रहा है। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? हाँ, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 33। बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। एकदम एक वर्ड लिखेंगे, उस एक वर्ड से सारा आंसर बन जाएगा। केमिकल्स। Because of the green revolution, now the farmers are using HYV seeds, which are made by chemicals, and exploiting the field fertility of soil very much. Now they are now using fertilizers, chemical fertilizers called urea, potash mainly. All these are chemical fertilizers, exploiting the soil very much, है ना? तो बस यही आंसर है आपका। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, सब तो वही है, केमिकल से बना हुआ है। तो इतना ज़्यादा केमिकल जो हम लोग डाल रहे हैं अपने अपने खेतों में, इससे हमारा खेत की जो फर्टिलिटी है वो बिल्कुल क्या हो जा रही है, वेस्ट ख़त्म हो जा रही है ना? वो टीवी में अच्छा लगता है कि एक आदमी ने रेड बुल पिया, उसको आके एक मक्खी ने काटा, मक्खी उड़ने लगी, मक्खी को एक चिड़िया ने खा लिया, और चिड़िया में इतनी ताकत आ गई कि वो एरोप्लेन से तेज उड़ गई ना। एरोप्लेन पे बैठा पायलट बोलेगा व्हाट अ मिरेकल इट इज, और फिर आएगा रेड बुल गिव्स यू विंग्स। ये सिर्फ और सिर्फ टीवी में अच्छा लगता है। यू कैन नॉट ड्रिंक रेड बुल एंड वर्क लाइक एफर्टलेसली। शरीर थकेगा, और थकने के बाद भी अगर आप काम करते रहेंगे शरीर गिर जाएगा, आपको बेड रेस्ट पे जाना पड़ेगा, until unless you are not again well, become well। इसी को हम लोग बोलते हैं कि ज़मीन बंजर हो जाएगी, सूख जाएगी, और उस ज़मीन से खेत होना, फसल होना बंद हो जाएगा। सो दिस इज द रीज़न ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हाउ इट इज़ अफेक्टिंग, राइट जी? और बोलिए, आप लोग भी भेजे थे, आप लोग भी बताएंगे। चलिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज द नॉलेज ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंपॉर्टेंट फॉर पीपल? बहुत सिंपल है, देखो, लैटिट्यूड इज इंपॉर्टेंट फॉर लोकेशन फाइंडिंग। आप जैसे ही गूगल मैप्स खोलते हो, गूगल मैप्स टेल्स यू द एरिया या द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूडनल वैल्यू। अगर आपने ध्यान दिया हो तो गूगल मैप तुरंत लैटिट्यूड फाइंड आउट करता है उस लोकेशन की। अभी आप डालोगे पटना, मुजफ्फरपुर टू पटना, तो पटना किस लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है, गूगल मैप उसको सर्च करेगा और तुरंत आपको वहाँ से वहाँ का रास्ता बताएगा। बिना लैटिट्यूड वाले किसी जगह का गूगल मैप आपको रास्ता नहीं बताएगा।
बिकॉज गूगल मैप भगवान नहीं है, गूगल मैप इज अ सैटेलाइट सॉफ्टवेयर सिस्टम, और सैटेलाइट उसी चीज़ को ट्रैक करती है जिसकी प्रॉपर लैटिट्यूड की इंफॉर्मेशन उसके पास है। इट्स अ प्रॉपर कोडिंग, वो एक सिस्टम बना हुआ है जिसपे कि वो ट्रैक कर लेता है कि हाँ इस लैटिट्यूड पे ये लोकेशन है, और फिर वहाँ से वहाँ का रास्ता आपको बताता है। डन। सिमिलरली लॉन्गिट्यूड मैंने पहले ही बताया था, इट्स हेल्प फॉर टाइम। मैंने आपको बताया था कि हाउ द लॉन्गिट्यूडनल लाइन विच पासेस फ्रॉम द मिडल ऑफ द कंट्री विल कॉल्ड लोकल टाइम ऑफ द कंट्री। So you need latitude for location finding and longitude for local time finding, या time finding। क्लियर है? अगला प्रश्न, why is India called a subcontinent? Why India is called a subcontinent? मतलब इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? दो कारण है। पहला कारण, इंडिया शेयर्स द boundary with Australia as the country on a same tectonic plate। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक ही इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट का हिस्सा है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए टेक्टोनिक, हमारा भारत और ऑस्ट्रेलिया, दो, ऑस्ट्रेलिया पूरी कॉन्टिनेंट है एंड इंडिया, ये दोनों एक ही प्लेट पे है और इनके अलावा और कोई नहीं है उस प्लेट पे। इसलिए हमारा भारत सब कॉन्टिनेंट कहा गया। ये कॉन्टिनेंट है और ये छोटा कॉन्टिनेंट। क्लियर हो गई बात? जबकि है कंट्री, इन कहा जाता है। पहली बात बोलिए। देखो आप ऐसे समझ लो इस चीज़ को कि देयर इज़ अ वन प्लेस ओनली, बिटवीन दैट प्लेस देयर इज़ द वाटर ऑफ इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक, और बाकी पूरा एक ही प्लेट पे है। एक बड़ी सी थाली में एक कोने पे आप थोड़ा सा चावल डाल दो और दूसरे कोने पे थोड़ी सी सब्जी डाल दो, ये बिल्कुल वैसा ही है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब नेपाल वाला भूकंप आया था, अगर वो भूकंप रेक्टर स्केल पे 7.5 की तीव्रता का केवल 30 सेकेंड के लिए भी अगर कंटिन्यूटी में आता, तो इसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी थी कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरा भारत खिसक के ऑस्ट्रेलिया में जाके सट जाता, पूरा यहाँ से ख़त्म, खिसक के चला जाता सीधे ऑस्ट्रेलिया के पास, सब कुछ ख़त्म, हम इतिहास बन जाते। किन के लिए? ऑस्ट्रेलिया के बच्चों के लिए। ऑस्ट्रेलिया के बच्चे हमारे बारे में अपने हिस्ट्री ज्योग्राफी में पढ़ते, वो ये पढ़ते जैसे हम अभी पढ़ा ना कि द डेक्कन प्लेट्यू वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, वो गोंडवाना से टूट के आया है, वैसे उनके बच्चे पढ़ते कि दिस स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, दिस स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्ट्रेलिया वाज द पार्ट ऑफ इंडिया एज अ कंट्री, केम ड्यूरिंग दैट अर्थक्वेक एंड अटैच्ड विथ इट। सब खत्म हो जाता, हम लोग तो नहीं बचते, कम से कम नहीं। ऑस्ट्रेलिया केवल उसी हिस्से को थोड़ा इफेक्ट पड़ता है जहाँ से जाके टकराता, बाद बाकी पूरा ऑस्ट्रेलिया को कुछ नहीं होता, है ना? नहीं फिर हाँ, तो पहले तो ये हो गया दिस रीजन। सेकेंड रीजन, इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज फ्रॉम 3 साइड्स, सो दिस सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ वर्ल्ड। ध्यान देना, इंडिया इज हैविंग वाटर बॉडीज फ्रॉम 3 साइड, सो दिस सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस इज द सेकेंड रीजन बिहाइंड इट्स सब कॉन्टिनेंट पार्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर 10, विच ओशियन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया? इंडियन ओशियन। गिव टू रीजन एज टू वाई इट वॉज नेम्ड आफ्टर इंडिया। देखो, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ, पहला रीजन, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन वॉज कंट्रोल्ड बाई द रूलर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हमारे राजाओं के द्वारा ही इस पार्ट को कब्जा किया गया और इस पर अपनी हुकूमत की गई, नदी पर, पहला। दूसरा, हमारे मर्चेंट्स के द्वारा ही इस रूट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। साथ में हमारे राजा इस रूट को वे टैक्स लगाते थे। इंडियन ओशियन और अरेबियन सी के लिए लड़ाइयाँ हुई हैं इतिहास में, और पल्लवास, चेरास, पांड्या रूलर्स
इन रूट को अपना पूंजी मानते थे, इन पे वो टैक्स लगाते थे, हेवी टैक्स, एंड दिस वाज अ बिजिएस्ट रूट ऑन दैट टाइम फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड। क्लियर है बात? नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, नहीं सॉरी उसके आगे है, हाउ प्रेसिडेंट मुगाबे चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जिम्बाब्वे। देखो प्रेसिडेंट मुगाबे ने क्या किया था, जिम्बाब्वे के कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के वहाँ पे अपने आप को फिक्स कर लिया था कि इलेक्शन नहीं होगा प्रेसिडेंटशिप का और मैं फिक्स रहूँगा, जैसा कि काम रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने किया है, जैसा काम चाइना के शी जिनपिंग ने अभी किया हुआ है। क्लियर है बात? आगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आंग शान शू की। आंग शान शू की कहाँ से आ गया भाई? ये जिम्बाब्वे ना है प्रेसिडेंट मुगाबे। मुगाबे जिम्बाब्वे का ही प्रेसिडेंट था। मैंने एग्जाम्पल दिया है चाइना के बारे में। अच्छा बुक में भी होगा, फिर हो सकता है। ये आंग शान शू की कहाँ है भाई? चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 37। हाउ डज इंडिया ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया? एक लाइन का आंसर है, ड्यू टू अरेबियन सी, इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल। मतलब वाटर बॉडीज, ड्यू टू वाटर बॉडीज इंडिया having a great transportation connectivity with the world. This is the only reason behind its strategic position over the South Asia. Clear है बात? चलिए डन। अच्छा पीछे भी है, how do the days and night are almost equal duration at कन्याकुमारी। बताए हुए थे, एक जो मैम ने बताया था कि बिकॉज ऑफ द नियर टू इक्वेटर, और दूसरा बिकॉज ऑफ द स्मॉलर अवेबिलिटी ऑफ या लेस अवेबिलिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का कम होना उनकी संख्या, और दूसरा इक्वेटर के करीब होना। दीज आर द टू रीजन बिहाइंड इट। उसके बाद है, हाउ हैज़ द लॉन्ग कोस्टल लाइंस बीन बेनिफिशियल टू इंडिया? सेम आंसर, लॉन्ग कोस्टल लाइन हेल्प्स इंडिया इन टू वे। हालांकि तीन तरीका। पहला, हेल्प्स इन ट्रेड, मतलब व्यापार में मदद करता है। वी कैन ईजीली गो थ्रू विथ एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो हमारा व्यापार अच्छा हो जाएगा। पहला तो फ़ायदा ये है कोस्टल। दूसरा, मॉनसून, सबसे बड़ा, मॉनसून अराइव्स इन इंडिया। भारत में बारिश का जो मौसम है, मॉनसून है, वो टाइमली आता है। और तीसरा वो क्या कि क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया बिकम, यू कैन से मॉडरेट, नाइदर हॉट नॉर कोल्ड। क्लियर है बात? चलिए डन, ये ले लीजिए, बढ़ाइए। हाँ ए बाबू, हु प्रपोज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कौन दिया था? अरे ये जीन जैकस रूसो की मॉन्टेस्क्यू शायद ना, मॉन्टेस्क्यू दिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। पढ़ो, आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन में है। चलिए, थर्ड नंबर है, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन प्रोटेस्ट इन फ्रांस। इतना तो लिखवा दिए हैं, सारा कॉजेज लिखवा दिए हैं, वही आंसर होगा। कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पूछ रहा है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सब में से लिख दो। नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। बाबू ये पूरा सोर्स ही दिया है एनसीईआरटी में, फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में सोर्स है, पूरा बड़ा सा बॉक्स बना हुआ है, चैप्टर में खोजिए मिलेगा आगे। बस यही। हाँ, सोर्स सी, चैप्टर में खोजो सब मिल जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर, व्हेन डिड एस्टोनिया रीस्टोर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन? एस्टोनिया, इसका आंसर भी आपको मिलेगा कहाँ? सिविक्स में।
चैप्टर पढ़िए। व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। मुगाबे वाला मैंने समझा ही दिया। नंबर 14, स्टेट एनी 3 मेजर इंसिडेंट विच टेक प्लेस इन चिली आफ्टर द मिलिट्री कूप ऑफ सितंबर 1973। देखो कौन कौन से 3 चीज़ें हुए थे। तो मिलिट्री कूप आने के बाद नंबर 1, द फंडामेंटल राइट्स वर टोटली सस्पेंडेड। लोगों के जो मौलिक अधिकार थे वो ख़त्म हो गए, छीन लिए गए। सेंसरशिप इम्पोज्ड, बोलने की आज़ादी छीन ली गई। थर्ड, डेमोक्रेसी फिनिश्ड, डेमोक्रेसी खत्म हो गया। क्लियर हो गई बात। उसके बाद वाला हो चुका है, उसके बाद वाला भी हो गया जो टिक किया हुआ है आपने। हाउ डज डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, ये तो लिखवाए हैं। अच्छा, what is the significance of the rule of law and respect of rights। अच्छा, ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, नेक्स्ट पेज में हाउ हैव बीन माउंटेन पासेस बीन हेल्पफुल इन इंडिया सिंस हिस्टोरिकल टाइम। माउंटेन पासेस का 2 फायदा है। सबसे पहला फायदा, हिंदुस्तान आ गया। बंद करो गेट, जल्दी लगाओ जल्दी लगाओ, कुछ ठंडा जाए। बैठो 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 बैठो। हाँ 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 हाँ, आनंद आना शुरू हो गया अभी ऐसे नहीं। कहाँ फैम है, गए नहीं गए। चलो ध्यान दो, आपका क्वेश्चन है बाबू 40 नंबर। हाउ हैव बीन माउंटेन पासेस बीन हेल्पफुल इन इंडिया सिंस हिस्टोरिक टाइम्स, एक्सप्लेन। सुनो, पहला काम, माउंटेन पासेस फ्रॉम इंडिया was the way for Arabian as well as Persian Gulf country travelers। जितने भी विदेशी थे, अरब देशों के नागरिक, वो भारत में हमारे पहाड़ियों को ही पार करके आते थे। कौन सी पहाड़ी? हिंदू कुश की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? और इसीलिए नाम पड़ा हिंदुस्तान। और अरेबियंस उसी रास्ते आते थे। आज भी 108 किलोमीटर की बाउंड्री, 108 या 106 किलोमीटर की बाउंड्री हम शेयर करते हैं अफ़गानिस्तान के साथ, हिमालय की पहाड़ी होते हुए। और उसी रास्ते से अहमद शाह अब्दाली भारत आया था, जिसने आक्रमण किया था मराठा साम्राज्य पे। ठीक है ना। जब महाराज सिंह साहब भोसले उस समय मराठा पेशवा थे। भोसले चलिए आगे। कोस्टल लाइन तो बता ही दिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रूट्स बता ही दिए, मेन आइडियाज बिहाइंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी उसी दिन समझाए थे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डायरेक्टर्स, उसी दिन बताए थे कि देयर आर ग्रुप ऑफ 5 पीपल हु आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव्स एंड दे आर द ओनली डायरेक्टर्स वन हु हैव द वीटो पावर। ठीक है। सबसिस्टेंस क्राइसिस मैंने बताया था, इट इज़ अ काइंड ऑफ सिचुएशन व्हेन वी हैव अ क्राइसिस ऑफ फूड एंड एम्प्लॉयमेंट। फूड एंड एम्प्लॉयमेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ टेनिस कोर्ट ओथ, ये बताए थे कि दे गेट अ ओथ जिसमें था कि भाई वी विल नॉट सेपरेट अंटिल अनलेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस डू नॉट स्टैब्लिश। ठीक है, सब हो गया। लीजिए, और किसका है? हाँ बाबू, लाओ बाबू, लाओ लाओ, झुकेंगे नहीं। हाँ, मतलब रुकेंगे नहीं। हाँ चलो। आनंद, आपने भी टिक किया है बाबू वो क्वेश्चन जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है गिवन बाय मोंटेस्क्यू। आपने भी सेम कॉजेज वाला टिक किया है, कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। कैन चिली अंडर पिनोचेट वाला मैंने बता दिया, वही आपने भी टिक किया था। राइट अ शॉर्ट नोट आंग सान सू की, वही आपने भी किया था, बता दिया।
व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स? अभी बताया कि रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट विल मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स as no one is above the constitution of India. It doesn't matter he or she holds which post. कौन सा पद पे कौन है मतलब ये नहीं है, किनके पास कितना पैसा है मतलब इससे नहीं है, वही होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है. दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. ये हो गया. डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस कॉन्फ्लिक्ट्स. कैसे? बिकॉज हियर इन डेमोक्रेसी पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल विल टेक प्लेस. ठीक है, डन. अच्छा पीछे भी. अच्छा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट टेनिस कोर्ट ओथ? अभी तो बताएं टेनिस कोर्ट ओथ का. टेनिस कोर्ट ओथ में क्या हुआ था कि जब देखो हॉल ऑफ वर्सेल्स को बंद करवा दिया गया लुइस 16 के द्वारा, तो सारे क्राउड जो थी ना वो वर्सेल्स के ही एक ओपन टेनिस कोर्ट में जमा हो गए, जहाँ पे जमा होकर के अंडर द लीडरशिप ऑफ मिराबियो एंड एबीसीएस उन लोगों ने एक ओथ लिया, शपथ लिया कि वी विल नॉट सेपरेट अंटिल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस नॉट स्टैब्लिश. हम तब तक अलग नहीं होंगे जब तक फ्रांस का संविधान लागू ना हो जाए. और इसी शपथ के साथ उन्होंने ये काम खत्म किया, पूरा किया. डन. दे दीजिए अब बाजिए. और सो गाइज आई बिलीव द क्वेश्चंस द डाउट्स, मज़ा आया होगा सुन के, ज्ञान की प्राप्ति बहुत ज़्यादा हो गई होगी आपको. अभी तक जिन्होंने वीडियो देखा वेरी गुड, नहीं देखा देख लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर लो. चलो नहीं ओवर नहीं है, इसको बंद कर दो.